हॉर्स राइडिंग के लिए भी लिया जा सकता है, हॉर्स कैरेज के लिए भी लिया जा सकता है, हॉर्स पेट एनिमल के तौर पे भी लिया जा सकता है। हॉर्स खरीदने के पर्पस अलग अलग हैं। अब बताओ बच्चों, एक से ज्यादा पर्पस हो अगर गुड्स के, एक कोई गुड्स एक से ज्यादा पर्पस के लिए यूज होता है, तो आपको लगता नहीं बायर को गुड्स खरीदते समय अपना पर्पस क्लियरली सेलर को बताना चाहिए? जरा रिस्पॉन्स दो इस पर। अपना पर्पस क्लियरली बताना चाहिए। अगर उसको हॉर्स खरीद रहा है तो उसको अपना बताना चाहिए ना कि मुझे राइडिंग करने के लिए चाहिए, क्योंकि सबको मालूम है हॉर्स का इस्तेमाल कैरेज के लिए भी होता है। तो बच्चों, पर्पस क्लियर कट सेलर को बताना जरूरी है अगर एक से ज्यादा पर्पस के लिए गुड्स का यूज होता है तो, ताकि सेलर को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सके। लेकिन बच्चों मुझे ये बताओ, किसी गुड्स का पर्पस अगर एक ही पर्पस है तो, किसी गुड्स का एक ही पर्पस है तो क्या बायर को बताना जरूरी है? मैं वॉशिंग मशीन क्यों लेता हूं? क्या उसके बहुत सारे पर्पस है क्या? मैं वॉशिंग मशीन क्यों लेता हूं, क्यों परचेस करता हूं? तो ताकि आई आई शुड वॉश माई क्लोथ्स। वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स के लिए लिया जाता है। एंड वही वॉशिंग मशीन अगर कपड़ा फाड़ फाड़ के फेंकता है बाहर, तो क्या मेरा पर्पस सॉल्व हुआ क्या? सेलर ऐसा बोलेगा कि आपको पर्पस बताना चाहिए था। अरे, वॉशिंग मशीन खरीद रहा हूं तो पर्पस बताने की क्या जरूरत है? दुनिया को मालूम है वॉशिंग मशीन लोग क्या देखने के लिए लेते हैं क्या? कपड़े धोने के लिए लेते हैं ना वॉशिंग मशीन। इसमें पर्पस बताने की क्या जरूरत है? बच्चों, मेरा आर्ग्यूमेंट कुछ क्लिक हो रहा है आपको? जब किसी गुड्स का एक ही पर्पस हो तो उसे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा पर्पस हो तो बायर को अपना पर्पस सेलर को क्लियर कट बताना चाहिए व्हाइल परचेसिंग द गुड्स। बोलो बोलो बोलो, क्लियर हुआ? हेलो? नहीं? यस, सभी से रिस्पॉन्स चाहूंगा। अच्छा बच्चों, अभी एक और पैराग्राफ है, उसमें देखो एक और केस स्टडी है। इन बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस आगा मोहम्मद। इन बॉम्बे ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस आगा मोहम्मद। बच्चों, इस केस स्टडी में क्या हुआ जरा देखो। ये दो पार्टी के बीच में बच्चों हुआ क्या व्यवहार? A timber was purchased for the express purpose of using it as railway sleepers. एक्सप्रेस पर्पस मतलब क्लियरली बोलकर टिम्बर खरीदा गया। बच्चों, क्लियरली बोलकर टिम्बर खरीदा गया कि हम ये टिम्बर लकड़ा जो है, उड़ उड़ लकड़ा, लड़का नहीं है लकड़ा, हम ये टिम्बर जो खरीद रहे हैं, ये रेलवे में मालूम है बच्चों स्लीपर्स होते हैं, सोने के लिए जो स्लीपर्स होते हैं रेलवे में, वो रेलवे स्लीपर्स के यूज के लिए खरीद रहे हैं। इतना क्लियरली बोलकर बच्चों ये टिम्बर खरीदा गया। लेकिन बाद में क्या पता चला कि वो जिस पर्पस के लिए ये खरीदे गए थे वो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, इट वाज अनफिट फॉर द पर्पस। तो बच्चों, क्या बायर गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है? टाइप करो, क्या बायर गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है? यस, क्योंकि एक्सप्रेस वर्ड है। देखो ना बच्चों, सबको मालूम है कि टिम्बर का यूज फर्नीचर करने में भी बनता है, टिम्बर का यूज और कई जगह पे होता है, लेकिन खरीदने वाले ने टिम्बर खरीदते समय अपना पर्पस क्लियरली शब्दों में बताया था कि मुझे टिम्बर खरीदना है रेलवे स्लीपर्स के लिए। एंड बाद में पता चला कि रेलवे स्लीपर्स के लिए ये टिम्बर अनफिट है। तो बच्चों, खरीदने वाले ने, बायर ने गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है कि नहीं? अवॉइड कर सकता है कि नहीं? हेलो हेलो? यस।
तो आई थिंक आपको बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस आगा मोहम्मद की केस समझ में आ गई। बच्चों लिखा भी है देखो, when it was found to be unfit for the purpose, the court held that contract could be avoided. Avoided मतलब cancelled. बायर टिम्बर वापस दे देगा एंड अपना पैसा ले लेगा। दूसरा बच्चों एक्सेप्शनल केस जहां पे कैविएट एम्प्टर रूल अप्लाई नहीं होता है। याद करो बच्चों, पढ़ाया था कि नहीं आज ही। अगर सेलर बायर को कोई पेटेंटेड ब्रांड नेम वाला गुड्स बेचता है, ब्रांडेड, याद है, सेलर अगर बायर को या बायर सेलर से कोई ब्रांडेड गुड्स परचेस करता है एंड वो गुड्स अगर उसका पर्पस सॉल्व ना करे, तो बच्चों ऐसे केस में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मैं भी आपको एकदम अलग टर्न करने वाला हूँ क्वेश्चन को। हाँ, हेलो, नहीं समझा बच्चों? मैं आपको बताता हूँ। अभी जो लिखा है ना, गुड्स परचेस्ड अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम, अगर मैं एक्सेप्शनल केस के एंगल से देखता हूँ तो बच्चे यहाँ लेट द बायर बी अवेयर रूल नहीं चलेगा। हेलो, लेट द बायर बी अवेयर रूल नहीं चलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? बच्चों आप बायर के एंगल से सोचो, अभी रिवर्स हो गई है थिंकिंग। बायर कोई ब्रांडेड गुड्स खरीदता है, बायर कोई अगर बच्चों पेटेंटेड गुड्स खरीदता है ज्यादा पैसा देके, तो आपको लगता नहीं बायर ये एजम्पशन करेगा कि मैं जिस पर्पस के लिए गुड्स को खरीद रहा हूँ वो सॉल्व होगा ही होगा, क्योंकि मैं ब्रांडेड गुड्स खरीद रहा हूँ, अच्छी क्वालिटी के गुड्स खरीद रहा हूँ। एंड बच्चों अगर ऐसे केस में बायर का अगर पर्पस सॉल्व नहीं होता है, तो आपको लगता नहीं बायर हैज राइट टू रिजेक्ट द गुड्स? हेलो, डोंट यू थिंक सो बायर हैज रिजेक्ट द गुड्स? हेलो, हाँ। लेकिन बच्चों मुझे ये बताओ, ब्रांडेड गुड्स बेचे किसने हैं? टाइप करो, ब्रांडेड गुड्स बेचे किसने हैं? सेलर ने। अब बताओ, बायर गुड्स का क्वालिटी अगर घटिया आ गया तो बायर सेलर के ऊपर केस करेगा कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर? सोच के बोलो। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर केस करेगा, यानी किस पर केस नहीं होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बच्चों, प्रैक्टिकल लाइफ की। किस पर केस नहीं होगा? सेलर पर। सेलर क्या बोलेगा? मैं विक्रेता हूं, निर्माता नहीं, हिंदी में बोलते हैं हम लोग। हम विक्रेता हैं, निर्माता नहीं। आपने ब्रांडेड गुड्स खरीदे एंड आपका पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, तो आप कंपनी को कॉल कीजिए, कंपनी के कॉल सेंटर पे कॉल कीजिए, आप कंपनी को रिस्पॉन्सिबल ठहराइए। सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। एंड बच्चों बायर के एंगल से सोचो, बायर जब ब्रांडेड गुड्स खरीदता है तो क्या लेट द बायर बी अवेयर वाला रूल चलेगा क्या? बोलो, ज्यादा पैसा देकर अगर कोई ब्रांडेड गुड्स खरीदता है तो क्या लेट द बायर बी अवेयर वाला रूल चलेगा क्या? हेलो, बोलो नहीं। तो बच्चा ऐसे केस में बायर को आपको लगता नहीं हैज राइट टू रिजेक्ट द गुड्स, बट नॉट फ्रॉम द सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। बराबर है? तो यहाँ बायर गुड्स को रिटर्न कर सकता है मैन्युफैक्चरर को, एंड मैन्युफैक्चरर से रिफंड क्लेम कर सकता है, बट आप सेलर को रिस्पॉन्सिबल ठहरा नहीं सकते, क्योंकि सेलर का काम है केवल सेल करना, वो मैन्युफैक्चरर नहीं है। बच्चों बात समझ में आई क्या? चलो मुझे वापस एक्सप्लेन करो। गुड्स परचेस्ड अंडर पेटेंट नेम और ब्रांड नेम, जब बायर गुड्स परचेस करता है अंडर पेटेंट नेम और ब्रांड नेम, तो क्या कैविएट टेम्पटर वाला रूल अप्लाई होगा?
नहीं, इसका मतलब बायर पहले से ही एजम्पशन कर रहा है कि मैं ब्रांडेड गुड्स खरीद रहा हूँ, तो मेरा पर्पस तो सॉल्व होगा ही होगा। यही एजम्पशन करके वो ज्यादा पैसे देके ब्रांडेड गुड्स खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है? हेलो, कोई ब्रांडेड गुड्स क्यों खरीद रहा है ज्यादा पैसा देके? ये एजम्पशन करता है ना बायर कि मैं जो खरीद रहा हूँ मेरा पर्पस सॉल्व होगा ही होगा। तो यहाँ लेट द बायर बी अवेयर वाला रूल कहाँ चला गया, कहाँ से आ जाएगा? बराबर है, सेलर भी बोलेगा ठीक है मैंने बेचा, लेकिन आप मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते। आपको केस करना है बायर तो किसके ऊपर केस करो? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर, है कि नहीं? सेलर पे नहीं, नोकिया पे केस हो गई जिसने वो मोबाइल सेट बनाया। बेचने वाले तो कितने पड़े हैं? बेचने वालों ने बनाया क्या नोकिया मोबाइल? नहीं, नोकिया कंपनी है, आप वहां पर केस कीजिए। बच्चों आपको समझ में आ रहा है मैं प्रैक्टिकली क्या डिस्कस कर रहा हूँ? अब आप बायर के एंगल से ही सोचो, बायर के एंगल से ही सोचो। चलो तीसरा पॉइंट बहुत इजी है, क्योंकि ये सब हमने अभी थोड़ी देर में पढ़ा था, थोड़ी देर पहले इम्प्लाइड कंडीशन में पढ़ा था, इम्प्लाइड वारंटीज में पढ़ा था। बच्चे याद करो, गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। बच्चों मुझे ये बताओ, अगर सेलर बायर को गुड्स बेचता है एज पर डिस्क्रिप्शन, बरोबर है, तो बच्चों आपको लगता नहीं इट इज ड्यूटी ऑफ द सेलर टू सप्लाई द सेम गुड्स विच आर एज पर डिस्क्रिप्शन? अगर सेलर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करता है गुड्स को बेचने का एज पर डिस्क्रिप्शन, एंड बायर को गुड्स एज पर डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है, तो क्या कैविएट टेम्पटर वाला रूल अप्लाई हो जाएगा क्या? हेलो, बच्चों से बायर को गुड्स एज पर डिस्क्रिप्शन नहीं मिला, तो क्या कैविएट टेम्पटर वाला रूल अप्लाई हो जाएगा क्या? नहीं। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए? इफ द गुड्स आर नॉट सप्लाइड एज पर डिस्क्रिप्शन, बायर हैज राइट टू रिजेक्ट द गुड्स। तो बच्चों इसमें सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल, बरोबर है। आप सेलर बोल नहीं सकता लेट द बायर बी अवेयर। बायर बोलेगा अरे क्या करता है तूने, जो डिस्क्राइब किया था वो तो दे। जो डिस्क्राइब करता है वो तो दे ही नहीं रहा है गुड्स, ऊपर से बोलता है लेट द बायर बी अवेयर। तो बच्चे यहाँ पे सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि सेलर गुड्स एज पर डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा है। बच्चों मर्चेंटेबल क्वालिटी याद करो, अगर सेलर ने गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी के नहीं भेजे, तो क्या कैविएट टेम्पटर वाला रूल अप्लाई होगा क्या? नहीं, बराबर है। अब बच्चों एक और लाइन मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी, अब इसका भी आंसर देना। बच्चों सेलर ने बायर को ना अनमर्चेंटेबल क्वालिटी के गुड्स बेचे, डिलीवर किए, अनमर्चेंटेबल क्रैक्स, लेकिन बायर ने उसे बिना इंस्पेक्शन किए गुड्स की डिलीवरी लेकर गोडाउन में रख दिया। चलो आंसर दो, क्या कैविएट टेम्पटर रूल अप्लाई होगा? मेरे क्वेश्चन पे जान, उसका आंसर दो, क्या कैविएट टेम्पटर रूल अप्लाई होगा? बायर ने बिना इंस्पेक्शन किए गुड्स एक्सेप्ट कर लिया, क्या कैविएट टेम्पटर रूल अप्लाई होगा? यस, यानी हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड सिलेक्शन ऑफ द गुड्स? बायर, बराबर है। लेकिन उसके पहले मैंने क्या पढ़ाया समझा? अगर सेलर ने बायर को अनमर्चेंटेबल क्वालिटी का गुड्स भेजा एंड बायर ने एग्जामिन करते हुए बायर को पता चला कि गुड्स अनमर्चेंटेबल क्वालिटी के है, तो बायर हैज राइट टू रिजेक्ट द गुड्स। यहाँ लेट द बायर बी अवेयर वाला रूल नहीं चलेगा, क्योंकि बायर क्लियर कट देख रहा है ना गुड्स अनमर्चेंटेबल है, डिफेक्टिव है, तो वो क्यों एक्सेप्ट करेगा गुड्स को? तो बच्चों ही इज एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स। सेम थिंग बच्चों, सेल बाय सैंपल, अगर सेलर कॉन्ट्रैक्ट करता है बायर के साथ गुड्स बेचने का एज पर सैंपल, तो आपको लगता नहीं इट इज ड्यूटी ऑफ द सेलर टू सप्लाई द बल्क विच करस्पॉन्ड्स विद सैंपल? डोंट यू थिंक सो? सेलर को गुड्स वही डिलीवर करने हैं बल्क में जो सैंपल के साथ मैच करते हो।
अब बताओ बच्चों, अगर मैच करता हुआ गुड्स नहीं आया तो, अगर मैच नहीं किया सैंपल के साथ गुड्स तो बायर इज एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स। यस, यानी यहाँ लेट द बायर बी अवेयर वाला रूल नहीं चलेगा। गुड्स अगर एज पर सैंपल नहीं है तो लेट द बायर बी अवेयर वाला रूल नहीं चलेगा। फिर बच्चों 6th वन और भी इजी है, पढ़ा था हमने, याद करो। गुड्स अगर सेलर ने बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन बेचा, एंड बच्चों बायर को मिलने वाला गुड्स एज पर सैंपल है लेकिन एज पर डिस्क्रिप्शन नहीं, या एज पर डिस्क्रिप्शन है एज पर सैंपल नहीं, तो क्या कैविएट एम्प्टर रूल अप्लाई हो जाएगा? क्या कैविएट एम्प्टर वाला रूल अप्लाई हो जाएगा? लेट द बायर बी अवेयर वाला रूल अप्लाई हो जाएगा क्या? नहीं, नो। बच्चों सीधी बात है, अगर सेलर एज पर डिस्क्रिप्शन एज पर सैंपल गुड्स को नहीं दे रहा है, सप्लाई नहीं किया, तो बायर इज एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स ऑन दिस ग्राउंड। वो इस ग्राउंड पर गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है कि देखो सेलर, गुड्स एज पर सैंपल है लेकिन एज पर डिस्क्रिप्शन नहीं है, या एज पर डिस्क्रिप्शन है लेकिन एज पर सैंपल नहीं है, तो मैं गुड्स को रिजेक्ट करता हूं। बराबर है? आप अपना कंडीशन फॉलो नहीं कर रहे हो। आपने जो बोला था सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन वही दो ना, तुम दूसरा गुड्स क्यों दे रहे हो मुझे? आई विल नॉट बाय दोज गुड्स, आई विल नॉट टेक डिलीवरी ऑफ दोज गुड्स। चलो ट्रेड यूसेज, बच्चों मुझे ये बताओ, अभी ये बाय कर लो 7 पॉइंट। जहां पर बच्चों ट्रेड यूसेज है, यूसेज ऑफ ट्रेड है, परंपरा है कि हमें पता है कि ये सेलर अपना गुडविल पर बहुत ध्यान देता है, यहाँ से हम गुड्स खरीदेंगे तो अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे ही मिलेंगे। जहाँ ट्रेड यूसेज होता है बच्चों, क्या वहां पर लेट द बायर बी अवेयर वाला रूल चलेगा क्या? हेलो हेलो हेलो, लेट द बायर बी अवेयर वाला रूल चलेगा क्या? नहीं, नहीं चलेगा बच्चों, क्योंकि सेलर की ये परंपरा रही है कि वो जब भी गुड्स बेचता है अच्छी क्वालिटी का बेचता है, तो बायर उस इंप्रेशन में गुड्स खरीद लेता है। तो क्या यहाँ गुड्स का पर्पस, या गुड्स अगर बायर का पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा है, तो डोंट यू थिंक सो बायर हैज राइट टू रिजेक्ट द गुड्स? हेलो, डोंट यू थिंक सो बायर हैज राइट टू रिजेक्ट द गुड्स? डेफिनेटली बच्चों। क्यों ऐसा? क्योंकि बच्चों परंपरा है ना, सेलर का एक खासियत है कि अच्छी क्वालिटी का गुड्स हमेशा सप्लाई करता है। अब उससे अगर सेलर थोड़ा डिविएट हो जाता है, या सेलर अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाता यूसेज ऑफ ट्रेड में, तो बच्चों बायर कहां से रिस्पॉन्सिबल हो गया फॉर द बैड सिलेक्शन? नॉट पॉसिबल ना। तो सेलर यहाँ बायर को नहीं बोल सकता कैविएट एम्प्टर करके। बच्चों आई होप ट्रेड यूसेज समझ में आ गया सबको। ट्रेड यूसेज पॉइंट सबको एब्सोल्युटली क्लियर? ये थोड़ा कंफ्यूज करता है वर्ड है, इसके लिए मैं बार बार पढ़ा रहा हूँ इसको। हेलो, यस एवरीवन अंडरस्टूड? वेरी गुड। अब बच्चों एक एग्जांपल भी दिया है, या पढ़ लेता हूँ पहले मैं ट्रेड यूसेज, फिर एक एग्जांपल पे पढ़ाता हूँ। एन इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन as to quality or fitness for particular purpose may be annexed by the usage of trade। सीधी बात है, अगर यूसेज ऑफ ट्रेड ये है कि सेलर हमेशा अच्छी क्वालिटी का गुड सप्लाई करता है, अगर ये परंपरा रही है सेलर की, तो बच्चों कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस वहां अप्लाई हो जाएगा। एंड इफ द सेलर डिविएट्स फ्रॉम दैट, अगर सेलर उससे अलग हो जाता है, उसकी परंपरा, उसके यूसेज ऑफ ट्रेड से हटकर कुछ करने लगता है, तो बच्चों ऐसे केस में कैविएट एम्प्टर रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। बायर यहाँ रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाएगा, सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल। चलो पढ़ते हैं बच्चों, एक एग्जांपल क्या लिखा है देखो। इन रेडीमेड गारमेंट पढ़ाई बिजनेस, के लिए मेहनत तो सब करते हैं,
लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ। बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट रेडीमेड तैयारी का साथ। गारमेंट बिजनेस. In ready-made garment business, there is an implied condition by usage of trade that the garment shall be reasonably fit for the buyer. क्या परंपरा रही है? देखो कि गारमेंट बिजनेस में सेलर का ये परंपरा है कि वो जो भी गारमेंट बेचता है वो बायर को रीजनेबली फिट होगा ही होगा। तो बच्चों, अगर इससे बायर सेलर अलग हट के जाता है तो बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। बायर इसी इंप्रेशन में तो गुड्स खरीदता है कि अरे बाबा ये सेलर की खासियत है कि नहीं? बच्चों, मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम लोग वाराणसी में जाते हैं जब, बनारस में, तो बच्चों वहाँ एक शॉप है जिसकी खासियत है कि वहाँ की लस्सी बहुत फेमस है। लस्सी समझते हो ना बच्चों? नाम है, नाम वहाँ पर। एंड मैंने जब वो उनसे पूछा था ऐसे ही लस्सी पीते हुए बात करते हुए कि चाचा आपका कितना रोज का बिजनेस हो जाता है? तो आपको पता है बच्चों, लस्सी बेचकर रोज उतना उसका सेल कितने का है? मैं बनारस की बात कर रहा हूँ, कोई बच्चे बनारस के होंगे तो वो समझ रहे होंगे। एक दिन का कितना सेल करता होगा वो लस्सी? क्या लगता है, अंदाजा? एक अंदाजा। मानव, यू आर एब्सोल्युटली राइट। उसने कहा भी यही कि एक मिनट बच्चों। हाँ, हेलो। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है बच्चों? हेलो। हेलो। हाँ। हाँ, तो मानव ने आई थिंक 1 लाख लिखा था। तो बच्चों, मैंने जब उनसे पूछा ना तो उन्होंने वो बोला भी यही कि हाँ, बोलते कि ऐसा कभी 80,000, 90,000, मतलब 80-90,000, 1 लाख। समर वेकेशन में तो और भी ज्यादा बोलते, गर्मी के वक्त और भी ज्यादा सेल होता है। अब बताइए बच्चों, 1 लाख रुपए का लस्सी बेचता है वो। क्यों मालूम है? क्योंकि नाम है, वो लेवल, गुडविल। सबको पता है कि इनकी लस्सी हमेशा एकदम बेस्ट क्वालिटी की मिलेगी। बराबर है। आंख बंद करके लोग खरीद कर भी लेके जाते हैं और बच्चे उसका पार्सल भी लेके जाते हैं।
क्योंकि यूसेज ऑफ ट्रेड, उनका वो खानदानी बिजनेस है, बोले थर्ड जनरेशन ये बिजनेस कर रहा है उनका। सोचिए, अब वही लस्सी बेचने का 3 जनरेशन से बिजनेस आ रहा है, तो बच्चों यूसेज ऑफ ट्रेड हो गया कि नहीं हो गया? हेलो, इसी को यूसेज ऑफ ट्रेड कहते हैं बच्चों। कि आप कोई एक काम करते हो ना, उसमें एक्सपर्टाइज हो जाते हो, तो सामने वाले को आपके ऊपर विश्वास हो जाता है कि मैं यहाँ पर से गुड्स खरीदूंगा तो मुझे अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन सोचो अगर एक दिन लस्सी खराब मिल गई तो कौन रिस्पॉन्सिबल? बायर रिस्पॉन्सिबल या सेलर? अब बोलो, अगर एक दिन लस्सी बराबर नहीं आई तो बच्चों हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? सेलर, क्योंकि बायर आंख बंद करके ऊपर विश्वास खरीद करके बेच रहा है, खरीद रहा है उससे, क्योंकि यूसेज ऑफ ट्रेड है। तो बच्चों मेरा बताने का एंगल समझ में आ गया सबको? यस, आगे बच्चों, इन रेडीमेड गारमेंट बिजनेस, हाँ ये पढ़ लिया ना मैंने, ठीक है, जान दो ना बच्चों। लास्ट पॉइंट, एंड बच्चों यहाँ पर अपना यूनिट नंबर 2 खत्म हो जाएगा, यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों क्या लिखा है देखो, सेलर एक्टिवली कंसील्स डिफेक्ट और इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड। बच्चों एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट, क्या स्पेशल पॉइंट है यहाँ पर कि बच्चों मान लो कि सेलर जो है, गुड्स बेचने वाला, उसको मालूम है कि मैं जो गुड्स बेचने जा रहा हूं उसमें कुछ डिफेक्ट है, बराबर है, डिफेक्ट है। एंड से बायर ये गुड्स को अगर देखेगा तो हो सकता है गुड्स को रिजेक्ट कर दे, बराबर है, गुड्स को रिजेक्ट कर दे। तो बच्चों यहाँ पर सेलर ने क्या दिमाग चलाया कि मैं वो डिफेक्ट जो है ना, वो क्रैक्स वगैरह, उसको मैं अच्छे से फील करके लेके जाऊंगा, यानी अजीब की क्रैक हुए ही नहीं थे, ऐसा कुछ करके लेके जाऊंगा गुड्स के साथ। एंड मैं वो गुड्स बायर को दे दूंगा, बायर उसे अपने आंखों से चेक करेगा तो भी उसको इसके बारे में पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कुछ डिफेक्ट इसका या इसका क्रैक मैंने फील किया है, उसको पता ही नहीं चलेगा। ऐसा करके अगर सेलर जब बायर को गुड्स सेल करता है, डिलीवर करता है, तो आपको लगता नहीं सेलर कहीं ना कहीं फ्रॉड टाइप कर रहा है? हेलो, हेलो, सेलर कहीं ना कहीं फ्रॉड का इस्तेमाल कर रहा है। एंड बच्चों अगर बायर को आगे पता चला कि सेलर ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, तो बच्चों बायर इज एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट, बरोबर है, वो गुड्स को वापस करके अपना पैसा ले सकता है। एंड बच्चों अगर नुकसान हुआ है तो डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। अब मुझे बताओ, सेलर अगर जानबूझकर पर्पसफुली डिफेक्ट छुपाता है गुड्स का एंड बायर को बेचने की कोशिश करता है फ्रॉड करके, तो बच्चे यहाँ कैविएट एम्प्टर रूल अप्लाई हो जाएगा क्या? यू टेल मी। एक तो सेलर फ्रॉड भी कर रहा है, ऊपर से बोल रहा है कैविएट एम्प्टर, कैविएट एम्प्टर, तो ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा बच्चों। वही पॉइंट बच्चों आई थिंक पॉइंट नंबर 8 में है, जहाँ पे कैविएट एम्प्टर रूल ये अप्लाई नहीं होगा, मतलब सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो बच्चे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैं 8वां पॉइंट रेड कर रहा हूँ। क्या लिखा है बच्चों देखो, सेलर एक्टिवली कंसील्स अ डिफेक्ट और इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड, ये हेडिंग है। क्या लिखा है, वेयर द सेलर सेल्स गुड्स बाय मेकिंग सम मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड। बच्चों याद आया, मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड, जहां वो बायर को कन्विंस करता है गुड्स खरीदने के लिए, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन करके। हेलो हेलो, फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन याद आया बच्चों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का? ओके, 4 है मालूम है ना? हाँ, तो बच्चों when the seller sells goods by making some misrepresentation or fraud and buyer relies on it, and buyer उसके ऊपर विश्वास कर लेता है, और when seller एक्टिवली समझ गया ना, जानबूझकर डिफेक्ट को छुपाना, और when seller actively conceals some defect in the goods so that the same could not be discovered by the buyer on reasonable examination, then the rule of caveat emptor will not apply.
कितना क्लियरली लिखा है कि सेलर अगर कोई मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड का इस्तेमाल करता है एंड बायर को गुड्स बेचता है, या सेलर गुड्स में जो डिफेक्ट है उसको छुपाने की पूरी कोशिश करता है, जिससे बायर भी मेकआउट नहीं कर सकता रीजनेबल एग्जामिनेशन पर, तो ऐसे केस में बच्चों कैविएट टेम्पटर रूल अप्लाई नहीं होगा। मतलब सेलर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, यहाँ सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा, बायर नहीं। इन सच केस बायर हैज द राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस। तो बच्चों ना मैं आपका थोड़ा रिस्पॉन्स जानना चाहता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ कैविएट टेम्पटर। पहले कैविएट टेम्पटर क्या कहना चाहता है, जनरल रूल वो क्लियर हुआ सबको? वेरी सीरियसली आई एम आस्किंग बच्चों। एंड बच्चों फिर हमने कैविएट टेम्पटर के कुछ एक्सेप्शनल केस पढ़े, कुछ क्या 8 एक्सेप्शनल केस पढ़े, एंड इन 8 एक्सेप्शनल केस में कैविएट टेम्पटर रूल एप्लीकेबल नहीं है। एंड व्हेन आई सेड कैविएट टेम्पटर रूल एप्लीकेबल नहीं है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इसमें बायर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल, एंड इन वन केस मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स विल बी रिस्पॉन्सिबल। बताओ किस केस में मैन्युफैक्चरर विल बी रिस्पॉन्सिबल नॉट द सेलर? एक स्पेशल पॉइंट था, when the seller sells branded goods or when buyer purchase branded goods। याद आया बच्चों पेटेंटेड गुड्स? तो उसमें बच्चों बायर को गुड्स रिजेक्ट करने का चांस है, हाँ बच्चों, लेकिन नॉट फ्रॉम सेलर्स, फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। याद रहेगा ये स्पेशल पॉइंट अलग से। सेलर का काम क्या है? बेचना, प्रॉफिट लेना, बाजू हटना। जब सेलर ब्रांडेड गुड्स बेचता है तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ही नहीं है, वहां सेलर की जगह रिस्पॉन्सिबल मैन्युफैक्चरर बन जाता है। बच्चों आई होप ये सबको परफेक्टली क्लियर हो गया। एंड बच्चों हमने यूनिट नंबर 1 एंड 2 सेल ऑफ गुड्स एक्ट में टोटल 4 यूनिट्स हैं। चौथा तो एकदम छोटा है, सिंपल है, बराबर है। तो हमने 4 यूनिट्स में से 2 यूनिट कंप्लीट कर लिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट। एंड नाउ यूनिट नंबर 3 अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। आई विल जस्ट गिव आइडिया लिटिल बिट, एंड कल से हम इसको एकदम सीरियसली एंड रिगरसली पढ़ने को ट्राई करेंगे। तो बच्चों 2 मिनट जरा ध्यान दो। अब आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है यूनिट नंबर 3? यस, हेलो, स्क्रीन पे यूनिट नंबर 3 आ गया आपके? आ गया ना बच्चों? हेडिंग क्या है जरा पढ़ो। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप को हमने क्या वर्ड पढ़ा था, याद करो टर्म्स में। ओनरशिप इज, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ओनरशिप किसको कहते हैं? सेलर ने गुड्स की ओनरशिप दी बायर को, मतलब क्या ट्रांसफर किया? कम ऑन, प्रॉपर्टी। वाह, वेरी गुड, प्रॉपर्टी। एंड बच्चों गुड्स की डिलीवरी देना, मानते हो ना? सेलर ने बायर को गुड्स की डिलीवरी दी, डिलीवरी में दी मतलब फिजिकली गुड्स को हैंडओवर किया। पोजेशन देना, पोजेशन देना इज डिलीवरी ऑफ गुड्स। ओनरशिप देना इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स। याद आया बच्चों? प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना मतलब ओनरशिप देना, पोजेशन देना मतलब डिलीवरी ऑफ गुड्स का देना। तो बच्चों आपको यूनिट नंबर 3 में दोनों के रूल्स पढ़ाए जाएंगे, लेकिन पढ़ने से पहले माइंड में एकदम क्लियरली रखो, माइंड में एकदम क्लियरली बाइफरकेट करके रखो कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप अलग पॉइंट है एंड गुड्स की डिलीवरी अलग पॉइंट है। डोंट मिक्सअप। आप मिक्सअप करेंगे तो यूनिट नंबर 3 टेंशन दे देगा आपको। माइंड में एकदम क्लियरली है कि नहीं, दोनों एंगल अलग अलग है। मैंने गुड्स की ओनरशिप दी, ये अलग बात हो गई, एंड मैंने गुड्स का पोजीशन दिया, ये अलग बात हो गई, बरोबर है?
बच्चों मान लो आप मेरे पास आए, मैंने आपको कुछ 2 बुक्स दे दिए, आपको हैंडओवर कर दिए। एक्चुअली वो 2 बुक्स मेरे हैं, लेकिन मैंने आपको 1 महीने के लिए पढ़ने के लिए दिया। मैंने वो 1 महीने के लिए आपको पढ़ने के लिए दिया, तो आपको मैंने हैंडओवर कर दिया दोनों बुक्स। अब बताओ, मैंने बुक्स का आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया कि पोजीशन दिया, डिलीवरी दी? मैंने आपको 2 किताबें पढ़ने के लिए दी। बच्चों मतलब मैंने पोजीशन दिया ना गुड्स का आपको, डिलीवरी दी गुड्स की। क्या मैंने आपको मालिक बना दिया क्या गुड्स का? क्या मैंने ओनरशिप दी क्या आपको गुड्स की? फर्क समझा बच्चों? हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड ओनरशिप? ओके। हाँ तो बच्चों हमको यूनिट नंबर 3 में इसी को डील करना है। एंड मैं आपको पहले ही बता दूं, यूनिट 1 यूनिट 2 आपने पढ़ा, हल्का सा टफ था। यूनिट 4 इज वेरी इजी। यूनिट 3 में कुछ और टेक्निकल लैंग्वेज इन्वॉल्व है। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो बच्चों आपका बाउंसर जा सकता है ये डिस्कशन, बराबर है? इसलिए बहुत ध्यान से सुनना है। एंड बच्चों कोई कॉन्सेप्ट जब मैं क्लियर कर रहा हूँ एंड समझा नहीं तो पूछो ना, क्लियर कट टाइप करो, सर ये आपने अभी जो बताया वो क्लियरली नहीं समझा। तो आई कैन टेक सम मोर इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। आप एक बार 100% समझ लोगे ना बच्चों, तो यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। आप समझ ही नहीं पा रहे हो तो लिखोगे कहाँ से? बराबर है? एक तो टेंशन है कि लिखना है ना आपको पेपर वहां थ्योरेटिकली, इसलिए कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझोगे तो बच्चों लिख नहीं पाओगे आप। तो बच्चों मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी इंट्रोडक्शन। बच्चों यहाँ एक पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, एक है डिलीवरी ऑफ गुड्स, दोनों एंगल समझ में आ गया। अब बच्चों मैं इस टॉपिक में जो एक वर्ड यूज करने वाला हूँ बार बार, मैं सोच रहा हूँ ये शुरू करने से पहले वो आपको वर्ड बता दूं। चलो जरा आंसर दो, ये देखो लिख रहा हूँ, स्क्रीन पे देखना। चलो व्हाइट बोर्ड आ गया सबके सामने? व्हाइट बोर्ड आ गया? हेलो, व्हाइट बोर्ड आ गया बच्चों? हाँ भी देखो। बच्चों अगर मैं पूछूं कि सेलर ने बायर को ट्रांसफर किया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, तो बताओ सेलर ने बायर को क्या ट्रांसफर किया? टाइप करो। जब मैं बोलता हूँ सेलर ने बायर को ट्रांसफर किया प्रॉपर्टी, मतलब सेलर ने बायर को क्या ट्रांसफर किया? तो आप डेफिनेटली क्या लिखने वाले हो? ओनरशिप। अगर मैं कहूं कि सेलर ने बायर को ट्रांसफर किया, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, तो एक्चुअली क्या किया सेलर ने? क्या किया? जब मैं कहता हूं ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम सेलर टू बायर, तो बच्चों इसका मतलब पोजीशन मतलब एक्चुअली सेलर ने क्या किया? बायर को गुड्स की डिलीवरी दी, बराबर है? बच्चों टाइप करके बताओ डिलीवरी कितने प्रकार की पढ़ी हमने? डिलीवरी ऑफ गुड्स कितनी प्रकार की पढ़ी हमने यूनिट नंबर 1 में? 3। कौन सा? बिना देखे बोलो, नोट्स में नहीं देखने का। देवांशु एक तो लिख दिया आपने, एक ही लिखा देवांशु। बच्चों एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, बराबर है? हाँ चलो, ये दोनों तो पहले से ही क्लियर था आपको। बच्चों अभी मैं यूनिट नंबर 3 जो स्टार्ट करने वाला हूँ ना, यूनिट नंबर 3, इसमें एक और वर्ड यूज करने वाला हूं मैं, ट्रांसफर ऑफ रिस्क। चलो क्या वर्ड नया आया? रिस्क। सेलर ने बायर को गुड्स का रिस्क ट्रांसफर किया। बच्चों क्या वर्ड मैंने लिखा था, टाइप करो, ट्रांसफर ऑफ रिस्क।
ट्रांसफर ऑफ क्या लिखा बच्चों, रिस्क। एंड बच्चों अगर मैं पूछूं आपसे कि रिस्क का मतलब क्या, ऐसे ही मैं पूछूं, गुड्स का रिस्क मतलब गुड्स का रिस्क सेलर ने बायर को ट्रांसफर किया। एंड इफ आई आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय एग्जैक्टली द वर्ड रिस्क, कोई बताएगा रिस्क का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क? ओनरशिप? ओहो, नहीं नहीं, मैंने कहा रिस्क, रिस्क का मतलब। तो बच्चों कहीं लिख के रखो, चलो नोट डाउन करो। रिस्क का मतलब बच्चों जब सेलर बायर को रिस्क ट्रांसफर करता है, तो रिस्क का मतलब बता रहा हूं मैं बच्चों, लॉस रिलेटेड टू गुड्स, लॉस रिलेटेड टू गुड्स। कहीं लिख के रखो सब लोग, साइड में कहीं लिख के रखो बच्चों। गुड्स से रिलेटेड जितना भी लॉस होने का चांस है, गुड्स से रिलेटेड जो भी लॉस होने का चांस है, उस लॉस को हम क्या कहते हैं, रिस्क। उस लॉस को हम क्या कहते हैं, रिस्क। बच्चों ये वर्ड मैं यूनिट 3 में बहुत जगह यूज करने वाला हूं, इसलिए अभी से समझ लो। मैं भी आपको कल के लेक्चर में भी पूछूंगा, पार्थ आपने ओनरशिप क्यों लिखा? ओनरशिप मतलब क्या कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया सेलर ने बायर को। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना, ओनरशिप दिया लेकिन रिस्क अभी भी सेलर का हो, कुछ भी हो सकता है ना। एग्रीमेंट हुआ हो कि मैं ओनरशिप दे दूंगा लेकिन रिस्क मैं बेयर करूंगा। हेलो पार्थ, तो डोंट गेट मिक्स अप। ओनरशिप एंड रिस्क दो अलग अलग चीजें हैं। ट्रांसफर ऑफ रिस्क जब मैं कहता हूं तो रिस्क का मतलब गुड्स से रिलेटेड जो भी लॉस होगा बच्चों, वो रिस्क होता है। ओके चलो, एनीवे कल हम इसी 3 वर्ड से अपने यूनिट नंबर 3 की शुरुआत करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है, कल हम यूनिट नंबर 3 से स्टार्ट कर देंगे बच्चों। इज दैट क्लियर? यस, आज के लेक्चर तक कोई डाउट? यस एनीवन? ओके चलो कल मिलते हैं, रीडिंग करते रहो सब लोग।